डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चले आस्था के सबसे बड़े मेले का औपचारिक रूप से समापन हो गया। इतना भव्य, इतना दिव्य और इतना बड़ा आस्था का सैलाब दुनिया ने पहली बार देखा। इससे पहले विश्व के किसी भी भूभाग पर ऐसा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बूढ़े, बच्चे, युवा, महिलाएं सभी आस्था की डोर से बंधकर महाकुंभ के ऐतिहासिक मेले का साक्षी बने, जहां सनातन को मानने वाले देश दुनिया से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। वहीं अलग अलग देशों से पर्यटक भी इस अद्भुत समागम को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। महाकुंभ 2025 भले ही समाप्त हो गया है, लेकिन इस दिव्य भव्य आयोजन की तस्वीरें लोगों के जहन में आज भी जिंदा हैं। मुमकिन है कि भविष्य में इस आयोजन का किस्सा आने वाली पीढ़ियों को सुनाए। मेला को समाप्त हुए कई दिन गुजर गए हैं। अब त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं की संख्या न के बराबर है। इन तस्वीरों को देखकर यकीन ही नहीं होता कि त्रिवेणी संगम क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालु कैसे समाते चले गए। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है और ऐसे में आज हमारा जिला है प्रयागराज। प्रयागराज के अलग अलग गांव में पहुंचेंगे किसान यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किसान जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह से धरातल पर खेती कर रहा है। क्या जो सरकार कहती है कि हमने आमदनी डबल करने पर काम किया है, हमने किसानों को आगे की पंक्ति पर लाने का काम किया है, हमने किसानों को हर योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए किसानों के गांव, किसानों के घर पहुंचते हैं। आप भी किसान यात्रा का हिस्सा बनिए और समझिए प्रयागराज की कहानी को। आज हर तरफ प्रयागराज महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन की चर्चा हो रही है। जिसने भी संगम घाटों पर जाकर देखा, स्नान किया, वो बस एक ही बात कह रहा है, इतना विशाल आयोजन, इतना बड़ा सैलाब, करोड़ों करोड़ सनातनी और उनकी सुविधा सुरक्षा के लिए ऐसा प्रबंध, ऐसी व्यवस्था कर पाना मुश्किल था, लेकिन किया गया था। जय गंगा मैया। मैं गुजरात से आया हूँ और महाकुंभ मेला में अच्छा है। वो त्रिवेणी संगम 184 साल के बाद आएगा और मैं 5 दिन यहीं पे ठहरा था वीवीआईपी घाट से। और ये बड़े गणपति और बड़े हनुमान जी और नीट एंड क्लीन है, हमारा गुजरात जैसा है, एकदम क्लीन। योगी जी ने भी अच्छा है, पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है और बढ़िया है। आप आइए, पधारिए। प्रयागराज सुविधा सबसे बढ़िया है, क्लीन है और पंडाल भी अच्छा है। और सभी पंडाल में हम घूमे, नागा साधु और सभी जगह घूम के आए। अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हाँ, आध्यात्मिक से वही परिवर्तन आता है। ओम शांति जैसा लग रहा है और बढ़िया लग रहा है। यहाँ महात्मा बहुत है और कथा प्रवचन भी ज़्यादा चलती है। अच्छा है, आध्यात्मिक वातावरण मिल रहा है और गंगा मैया नीट एंड क्लीन है। और यूपी की सरकार भी, योगी ने अच्छा बढ़िया प्रयास किया। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह आध्यात्मिक टूरिज्म बन गया है। महाकुंभ के दौरान जहां करोड़ों सनातनियों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का आशीर्वाद लिया, तो वहीं स्नान के बाद हर रोज लाखों लाख श्रद्धालु काशी में बाबा विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, मथुरा, वृंदावन समेत अन्य धार्मिक स्थलों की ओर रुख किया, जिससे सनातन धर्म का झंडा और बुलंद हुआ। साथ ही प्रदेश के दर्जनों जिलों की आर्थिक गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। हमें जानकारी मिली, जो हमारे यहाँ दादाजी हैं शिवसागर जी, तो हमें वो केवीके के बारे में बताए। तो मैंने वहाँ एग्रीकल्चर में जाके कृषि विज्ञान केंद्र में सुबोध यादव, अर्पित सिंह,
और एक मैडम रहती थी, उनसे मैंने ये सब बारे में जानकारी लिए। उसके बाद हमें ट्रेनिंग दिए गए मुर्गी पालन के बारे में। वहाँ लगभग 7-8 दिन ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद हमने वहाँ से आके मुर्गी फार्म वाला कार्यक्रम चालू किए। 2016 से हमने स्टार्ट किया था। कोरोना काल तक खूब अच्छा काम चला। उसके बाद अभी भी चल रहा है। उसके बाद मैंने वहाँ आना जाना शुरू किया। तो ट्रेनिंग हुई। वो प्रधानमंत्री जो स्कीम चलाए हैं, मैं उनके बारे में वहाँ हमें जानकारी हुई। इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। जैसे PMEGP हो गया, इस समय चल रही है, रनिंग में है। CM उद्यमी योजना है, इसमें 5 लाख तक बिना गारंटर के 5 लाख तक लोन मिल जाता है। तो इसमें मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हमने अचार, मुरब्बा, पापड़ का काम शुरू किया। अब हमारे साथ लगभग 8-10 महिलाएं काम कर रही हैं। उनका भी परिवार चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। अब क्या है कि एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला है, जिसमें मुर्गी पालन, अंडा देने वाली मुर्गियों को पाला जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग भी कर लिए हैं हम। तब उसी पर हमने NLM, जो इसका शॉर्टकट है NLM, नेशनल लाइव स्टॉक, तो मैंने KVK में इसके लिए फाइल दे दिए हैं। अब उसमें क्या है कि 50% सब्सिडी मिलती है। हम अपने यहाँ जैविक खेती का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हमने एक नारा भी दिया है कि जैविक को बनाइए खेती का आधार, वर्मी से कर लीजिए कचरे का उद्धार। आज पूरा देश कचरा प्रबंधन को लेकर चिंतित है। वैज्ञानिक और तमाम जो उससे जुड़े हुए आम जनमानस भी चिंतित है कि किस तरह कचरा प्रबंधन को हम व्यवस्थित करके, और कचरे में जो हमारा समझ आ रहा है, जो हम पैसा गंवा रहे हैं, उसको हटाने के लिए वह भी कैसे बचे, और कचरे को कैसे हम करें कि वह कचरा का भी कीमत मुझे मिल जाए। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज द्वारा जो भी मुझे जानकारी मिली है कि वर्मी कंपोस्ट बना करके खेती के लिए, जो उर्वरा शक्ति के लिए हम खाद देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया कारगर है। उसके लिए हमने वर्मी कंपोस्ट अपने गांव में, अपने घर पर, अपने फार्म पर लगा करके उत्पादन कर रहे हैं। और वह यह उसमें करते हैं क्या, वर्मी कंपोस्ट जो एक चारपाई की साइज होती है, जो वैज्ञानिक मानक है, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा, ज़मीन के ऊपर ऊंचा, ये पिट बनाते हैं। पिट बनाने के बाद जो भी कचरा है, जैविक कचरा है, घास फूस, पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे की पत्तियाँ हैं, सब्जी के पत्ते, छिलके हैं, या जो जानवर खाते हैं, जो जूठन बनता है, बखोरन बचता है, जो अपनी भाषा हम कहते हैं, उसको इकट्ठा करके, जो गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करके पिट में डाल देते हैं। डालने के बाद उसमें केचुआ डालते हैं, और उन केचुओं के माध्यम से जो भी जैविक कचरा है खा करके चाय पत्ती जैसा बिल्कुल तैयार कर देते हैं। और वह जो कंपोस्ट तैयार होती है, वह अपने हम फसलों में बेजान पड़ी भूमि में हम डालते हैं, जो कि उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है ज़मीन की, और उत्पादन भी बढ़ता है। और यह वर्मी कंपोस्ट जो है, दुनिया की ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें 17 पोषक तत्व एक डिब्बे में मिले, लेकिन यह कंपोस्ट हुआ है जिसमें पूरे 17 पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें कि हम उसको डालते हैं तो एक साथ सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, और हमारी ज़मीन में जीवाश्म की संख्या बढ़ती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और साथ ही जल धारण क्षमता बढ़ती है, सिंचाई भी कम करनी पड़ती है, और जो रासायनिक खाद या दवा डालते हैं उसको भी नहीं डालना पड़ता है। हमारी फसलें जो हैं अच्छा होती है, जो उसका उत्पाद होता है उससे हम खाते हैं तो हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जो भी मवेशी जानवर जो खाते हैं, चारा खाते हैं, वह चारा भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य होता है, और बीमारियां से भी निजात पड़ती है। छत्तीसगढ़ से महाकुंभ में स्नान कर चुके कौशल सोनी कहते हैं कि उन्हें भी महाकुंभ को करीब से देखने और त्रिवेणी में स्नान करने का अवसर मिला। वे कहते हैं कि इतना बड़ा धार्मिक मेला और इतना बढ़िया मैनेजमेंट देखकर वो हैरान थे। नमस्कार, मेरा नाम कौशल सोनी है। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आया हूँ, और हम लोग यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा इतने ज़्यादा आनंदित हैं कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही शानदार अरेंजमेंट है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। मैं देखा यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा, इतनी ज़्यादा कहते हैं श्रद्धालु आने के बावजूद भी
यहाँ पे इतना बढ़िया मैनेजमेंट है, मतलब मेरे ख्याल से तो ना इतना अच्छा मैनेजमेंट आज तक कोई भी इवेंट में इंडिया में नहीं हुआ होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं, तो जैसे शौचालय, यूरिनल हो गया और नहाने की व्यवस्था, दीदी बहन मम्मी लोग को जैसे आते हैं तो उन लोग के यहाँ कपड़ा वपड़ा चेंज करने के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था। बहुत ही आनंदित हूँ और पहला मेरा कुंभ था और क्या बोलते हैं, ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान से, गंगा मैया से हम लोग क्या बोलते हैं उनका स्पर्श पा के आ रहे हैं। बहुत ही आनंद आया। जय कुंभ, जय गंगा मैया। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सरकार के सामने सुरक्षा, स्वच्छता, तीर्थ यात्रियों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही, सुगम परिवहन, भीड़ नियंत्रण करने जैसी कुछ चुनौतियां थीं। सरकार ने जहां पूरे प्रयागराज समेत मेला क्षेत्र में बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर रखी थी, महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया सिस्टम को सक्रिय किया गया था। साथ ही जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग के लिए जगह जगह चेक पॉइंट स्थापित किए गए थे। इसमें उच्च तकनीकी सुरक्षा उपायों का उपयोग शामिल रहा। साफ सफाई के लिए जहां बड़ी संख्या में सफाई कर्मी तैनात थे, वहीं टेम्पररी शौच, कूड़ा निस्तारण जैसे जरूरी प्रबंध किए गए थे। तीर्थ यात्रियों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही के लिए जगह जगह यूपी के जवान सरकार की तरफ से नियुक्त वॉलंटियर तैनात थे। मेला के पास अत्यधिक भीड़ न बढ़े, इसके लिए कई किलोमीटर दूर ही वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था करवाई गई। यहाँ पहुँचने वाला हर श्रद्धालु भाव से भर गया। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से बोले शंकर अग्रवाल। मैं यहाँ देखा कि डबल इंजन की सरकार है, जो मोदी और योगी जी हैं अपने, जो यहाँ काम किए हैं बहुत ही शानदार है ना। और जो यहाँ गंगा बोलते हैं जहाँ मैली हो गई है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ, है ना। बहुत ही साफ सुंदर स्वच्छ गंगा है। हम लोग स्नान किए हैं, ऐसा लग रहा है साक्षात गंगा मैया हमारे सामने प्रकट हो गई है। और साफ सफाई के बारे में बहुत ही शानदार है ना। हर हर गंगे मैया। नमस्कार, मैं समीर बंसल छत्तीसगढ़ से। योगी और मोदी जी के शासन में हमें इतनी अच्छी सुशासन में इतना बढ़िया व्यवस्था देखने को मिला और यहाँ का अरेंजमेंट देख के यानी कि सनातन धर्म के ऊपर गर्व महसूस होता है कि हमारे धर्म में बहुत ही अच्छा यानी कि उन्नति की ओर है। यानी कि हर चीज़ यानी कि देखने में हिंदू से रिलेटेड हो कि अपने पर्व को, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यानी कि भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया मोदी जी की द्वारा और योगी जी के द्वारा। धन्यवाद। धर्म, अर्थ, आस्था और अर्थव्यवस्था, हर मायने में महाकुंभ पूरी तरह सफल रहा। सरकार ने सबसे बड़े धार्मिक मेले में करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में पहुँचे और औसतन हर श्रद्धालु ने 5,000 रुपए खर्च किए। इस आर्थिक गतिविधि का पूरा फायदा क्षेत्र और प्रदेश दोनों को हुआ। श्रद्धालुओं ने परिवहन, खान पान, होटल, रेहड़ी पटरी, ढाबों, दुकानों पर खूब खर्च किया। कुंभ नगरी में जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, श्रद्धालुओं ने परिवहन, खान पान, होटल, रेहड़ी पटरी, ढाबों और दुकानों पर खूब खर्च किया। कुंभ नगरी में जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, कारोबार से जुड़े लोगों की कमाई भी बढ़ती चली गई। अलग अलग कैंप लगाकर भी लोगों ने अच्छा कारोबार किया। चित्त शक्ति ट्रस्ट के कार्यकारी प्रबंधक कहते हैं कि उन्होंने जैविक खेती से तैयार उत्पादों को मेले में सेल के लिए उतारा था। सब कुछ यादगार रहा। नमस्ते, मेरा नाम आशीष व्यास है और मैं चित्त शक्ति ट्रस्ट में कार्यकारी प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं अर्पित करता हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि चित्त शक्ति ट्रस्ट के खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जो कि तानसा नदी के किनारे पर उपस्थित हैं, जहाँ पे कि हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं। हमारे खुद के मैंगो ऑर्चर्ड हैं जहाँ पे हम लोग जैविक खेती के द्वारा जो धरती का पोषण है उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही चित्त शक्ति ट्रस्ट हमारी एक सिस्टर ट्रस्ट है, प्रसाद चिकित्सा, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़े तौर पर कार्य कर रही है। ये आदिवासी क्षेत्र है, तो हमने उनके साथ मिलकर ऐसा कुछ किया है कि ये जो अगरबत्तियां हैं, जो ध्यान के लिए अगरबत्तियां बनती हैं, उनको हम लोग
जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं उनके साथ मिलकर बनाने लगे हैं। जो प्रसाद चिकित्सा के माध्यम से हमने उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, वोकेशनल ट्रेनिंग, जिससे कि वो अपने घर अगरबत्ती का सामान ले जा सकती हैं और उनको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है, और जिससे कि वो अपने घर का कार्य करते हुए वहीं पर घर पर अपनी अगरबत्ती को रोल करें। जब बन जाती है तो वापस वो लेके आती हैं और हम उन्हें वापस उनसे खरीद लेते हैं, तो उससे उनकी जीविका भी चलती है। साथ ही साथ वो कुछ सीखकर अपने आप को बोल सकते हैं इकोनॉमिकली थोड़ा सशक्त भी बना रही है। जी हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर संगम है। भारत क्या पूरे विश्व के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम चित शक्ति ट्रस्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को जो कि सारी नेचुरल वस्तुएं हैं उनके माध्यम से ध्यान के लिए, ध्यान के अभ्यास में गहरा जाने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो उन्हें उपलब्ध करवा पा रहे हैं। चित्त शक्ति ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि वो जैविक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की फसलों को ले लेते हैं। तो प्रयागराज के जैसे जैसे अलग अलग गांव में जा रहे हैं तो हमें वैसे ही सुंदर तस्वीर मिलती जा रही है। अब देखिए, जिन मालाओं को आप बाजार में खरीदने के लिए तरसते हैं कि देसी और सुंदर ताज़ा ताज़ा माला हमें मिल जाए, और आपको माला कितनी महंगी मिलती है, हमारी महिलाएं वही माला यहाँ पर बनाती हैं। बगल में ही प्रयागराज है, महाकुंभ चल रहा है, और ऐसे में हमारी महिलाएं 3 दिन यानी कि 3 रोज में 5 से 7 हज़ार रुपये जो है हमारी महिलाएं कमा लेती हैं। और ये महिलाएं यहाँ जो माला बनाती हैं इनसे ही जान लेते हैं। अच्छा, आपने माला तैयार कर ली है? कौन सी ये बनाई आपने? ये एक माला मार्केट में कितने में जाएगी? अबे हम तो बेचते हैं 15 में जाता है। हाँ, और वहाँ जो इकट्ठा लेते हैं वो जितने में बेचते होंगे हमको नहीं मालूम। आपसे 15 रुपए में लेते हैं? 15 तो, में, कभी 20 में अच्छा, जाता है। और अभी तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। हाँ। तो मालाओं की मांग ज्यादा है। हाँ, तो जैसे ही बनाते हो बिक जाती है? हाँ, लोग बिक जाता है, बिक जाती है। हाँ, डेली। तो कितने दिन में मार्केट में जाते हो माला लेके? अरे कल सुबह चला जाएगा। अच्छा, हाँ, कल सुबह चला जाएगा पूरा माला। तो कितने रुपए हो जाते हैं एक दिन में एक महिला के? हम तो घर ही के हैं, देते नहीं, मानो पैसे तो हम ही सब लेते हैं, बनवाते नहीं किसी से, अपने से खुद बनाते हैं। हाँ, पूछ रही हूँ कितने रुपए कमा लेती है सारी महिलाएं? कमा लेती हो, पूछ रही है। हमें कमा लेते हैं 1500 से हो जाता है एक दिन का। एक दिन का 1500-2000 रुपये हो जाता है। हाँ, एक दिन का। एक दिन का। हाँ। तो ये डेली अगर मार्केट में ऐसे ही जाती है, तमाम महिलाएं सोचिए 15 से 2000 रुपये कमाती हैं, तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाती है। जी हाँ, है ना? हाँ, आप फूलों की खेती करती है? हाँ, खेती फूलों कहते हैं। कौन, ये गेंदे के अलावा और कौन से फूल लगाते हो? खाली गेंदे ही भर के। गेंदे के फूल। हाँ। आपका क्या नाम है भाभी? मनीषा नाम है। अच्छा मनीषा जी, क्या यहाँ की महिलाएं सिर्फ खेती बाड़ी, घर का काम करना, हाउसवाइफ भी है या पढ़ी लिखी नौकरी भी करती है? पढ़े लिखे भी है, नौकरी भी करते हैं है? और खेती भी करते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ भी हैं। कहाँ तक पढ़ी आप? मैंने तो पीजी किया है, उसके बाद मैंने बीटीसी किया है। तो नौकरी का विचार नहीं बनाया? अभी फिलहाल तो नहीं। अभी मैं खेती में काम करती हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ, इसलिए घर का भी संभालती हूँ, इनकम भी हो जाता है। अच्छा, जब ये फूलों की इनकम होती है तो किसी से पैसा मांगना पड़ता है, पति से मांगना पड़ता है? ये डेली अगर दूसरे तीसरे दिन जाता है तो 1500-2000 रुपए तो मिल जाते हैं, तो मुझे मांगना नहीं पड़ता किसी से। तो सोचिए, साल का मतलब मुझे लगता है महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये हो जाते हैं। हाँ, आराम से। अगर अभी तो फिलहाल कुंभ का मेला है, इसकी वजह से मांग ज़्यादा है, इस वजह से और पैसे मिल जाते हैं, तो डबल इनकम हो जाती है। अच्छा, और क्या कहेंगे, हमारी महिलाएं और क्या क्या रोजगार करती हैं यहाँ पर? ये मालाओं के अलावा अचार, पापड़, नमकीन बनाती है? बहुत लोग बनाते हैं, अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, और हमारे यहाँ पे धान गेहूँ सब होता है, और हम लोग अपने खाने पीने के लिए भी सब्जी घर पे उगा लेते हैं। बाहर की चीज़ें मतलब खरीदनी नहीं पड़ती, ताज़ा सब्जी खरीदते हैं, खाते हैं, ये पे उगाते हैं। अच्छा दीदी, अगर प्रयागराज बगल में ही है तो क्या कहेंगे, इसका फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आपके गांव को? बहुत ज़्यादा। हम लोग के यहाँ पास में सब्जी फूल मंडी है, तो माला वाला हम लोग बनाते हैं तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, यहीं पास में जाते हैं, सुबह बेच देते हैं, उसके बाद अपने जो भी घर का काम है वो कर लेते हैं। हस्बैंड लोग हैं वो ऑफिस भी चले जाते हैं, दोनों काम हो जाते हैं, दो इनकम हो जाता है। गाँव की गृहिणियों अन्य महिलाओं द्वारा तैयार केमिकल मुक्त उत्पाद को सेल करते हैं, जिसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, फूलों के उत्पाद, आयुर्वेदिक ऑयल, अगरबत्ती, रुद्राक्ष की माला शामिल है।
सर मेनली ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। हम लोग केमिकल्स या सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस यूज़ नहीं करते हैं। निसर्ग में जो भी सुगंध अवेलेबल है, जड़ी बूटियों, फूलों में, पत्तों में, उनके थ्रू हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेनली ये प्रोडक्ट्स रूरल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पे आदिवासी लोग या आदिवासी महिला हैं या फिर हाउसवाइफ्स है, होम मेकर्स जिनको कहते हैं, उनको डेली रोज़गार मिले, इस दृष्टिकोण से ये प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग उनके थ्रू करते हैं हम लोग। एंड जैसे इंसेंस रोलिंग है, अगरबत्ती का जो रोलिंग होता है वो उनसे करवाते हैं। बाकी चीज़ें जो है ऑयल्स के लिए पैकिंग करवाना, इन चीज़ों को लेके हम कराते हैं। ये नेचुरल प्रोडक्ट्स होने के कारण ये बेसिकली दे कम फ्रॉम द फार्म्स, वेर इन इंडियन फार्मर्स का इसमें डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। सबसे अच्छी बात है ये सारे फ्रेग्रेंसेस नेचुरल होने के कारण हम लोगों को किसी केमिकल या किसी सिंथेटिक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। किसान जो उनका क्रॉप क्रिएट करता है उनको डिस्टिलेशन सेंटर में ले जाके डिस्टिल किया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसको हम सेव कर लेते हैं, बाद में उसकी रीबॉटलिंग होती है या फिर कहीं और, जैसे अगर इत्र है या ऑयल्स हैं वो डायरेक्टली बॉटल होते हैं। किसी और प्रोडक्ट में उनको एज अ मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करना होता है तो वो उसमें डलते हैं। इंसेंस मेकिंग में यूज़ होता है, धूप मेकिंग में यूज़ होता है, अरोमा स्प्रेज में यूज़ होता है जिसमें डायरेक्टली फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट और पानी यूज़ होता है और कोई केमिकल, एरोजोल या अल्कोहल यूज़ नहीं होता है। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली फार्मर्स के फार्म से आई हुई चीज़ प्रोडक्ट्स में डलती है एंड वो उस तरीके से यूज़ होती है। प्रयागराज 2025 का महाकुंभ अद्भुत रहा, दिव्य रहा, भव्य रहा। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। बेशक इस आंकड़े में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है। यही वजह है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आस्था का ये समागम शानदार रहा। अपना कम्युनिटी एक्सपर्ट की टीम पहुंच चुकी है राजस्थान। आज हम आ गए हैं राजस्थान में यहाँ के मसालों की महक को लेने। क्या आने वाले समय में मसालों का निर्यात हमारे देश को एक अलग स्तर पर लेकर जाएगा? तो वर्ष 2025 का साल है, वो ओवरऑल सारे ही मसालों के लिए, ट्रेडिंग के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से एक अच्छा साल रहने वाला है। आई थिंक एक्सपोर्ट डिमांड जो है अगले महीने 2 महीने में काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की राय कि क्या कहते हैं वो, कि कैसे हम मसाला उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। देखिए अपना कमोडिटी